नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर सोनी स्वागत करता हूं आपका दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दिग्गज एकेडमी की नई श्रृंखला जो कि समसामयिक मुद्दों पर आधारित है और आरपीएससी के जितने भी प्रश्न पत्र आ रहे हैं उनमें हम सब जानते हैं कि समसामयिक समसामयिक मुद्दों की कितनी इम्पोर्टेंस है। इन्हीं बिंदुओं की इम्पोर्टेंस महत्व को ध्यान में रखते हुए ये श्रृंखला हाल ही में का प्रारंभ किया गया है और इसमें हम महत्वपूर्ण मुद्दों को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे कम से कम समय में। आप जुड़े रहिए, ये श्रृंखला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है बांस आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र। बांस आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र। तो बायो एथेनॉल संबंधी न्यूज़ ये थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में असम के गोलाघाट में भारत के पहले बांस आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि बायो एथेनॉल आखिरकार होता क्या है और बायो एथेनॉल पर जोर क्यों दिया जा रहा है। बायो एथेनॉल किस किस से बनता है। असम में जो संयंत्र का उद्घाटन किया गया है ये बांस आधारित ही क्यों बनाया जा रहा है। हमें किसी भी विषय के ऊपर 360 डिग्री अप्रोच लगानी होगी। उस विषय से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न हमारे दिमाग में आने चाहिए, तभी हम उस विषय को ग्रहण कर पाएंगे, उस विषय की के सार को ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है, तो बायो एथेनॉल या बायोफ्यूल मतलब जैव ईंधन। बायोफ्यूल का मतलब क्या होता है? जैव ईंधन। जैव ईंधन क्या होता है? जो कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से बनता है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जो जैविक उत्पाद होते हैं। जैविक उत्पाद जैसे कि खाद्य हो सकते हैं, गैर खाद्य हो सकते हैं। राजस्थान में हाल ही में जो बायोफ्यूल चल रहे हैं जैसे कि रतनजोत है, करंज है, जट्रोफा है, इनका मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए, गोबर गैस का जो प्लांट होता है वो भी एक तरह का बायोफ्यूल है, क्योंकि जो जैविक उत्पाद से प्राप्त हो रहा है वो गोबर से प्राप्त हो रहा है। गोबर जैविक उत्पाद है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। रतनजोत, करंज, जट्रोफा, ये तीनों पौधे बायोफ्यूल बनाने के काम में आते हैं। रतनजोत, करंज, जट्रोफा, ये तीनों पौधे क्या बनाने के काम में आते हैं? बायोफ्यूल बनाने के काम में आते हैं। और राजस्थान में इस पर विशेष तौर से बल दिया जा रहा है और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में तो पूछ भी लिया गया है कि बायोफ्यूल में जो है उपयोगी जो निम्न में से कौन है। तो रतनजोत, जट्रोफा और करंज, आपको ये तीन तो रटे हुए होने चाहिए कि रतनजोत, जट्रोफा और करंज। रतनजोत, जट्रोफा और करंज ये तो बायोफ्यूल में आते ही हैं। अब देखिए आगे बात करें हम, जो असम के गोलाघाट में भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटन किया गया है वो संयंत्र नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और फिनलैंड की पोर्ट्स एंड चेम्पोलिस ओवाई का संयुक्त उद्यम है। मतलब असम में जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है और फिनलैंड की पोर्ट्स एंड चेम्पोलिस ओवाई दोनों का जॉइंट वेंचर है। असम में बांस बहुतायत में उत्पादित होता है और अच्छा क्वालिटी का बांस उत्पादित होता है। लेकिन बांस ही क्यों, आखिरकार बांस ही क्यों हमारे बायोफ्यूल के लिए या बायो एथेनॉल के उत्पादन के लिए चूज किया गया? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं बांस की। बायो एथेनॉल के लिए ये कच्चे माल की तरह प्रयोग में लाया जाता है। और कच्चा माल क्यों? लिग्नोसेल्यूलोज की उच्च मात्रा की वजह से। जो बायोफ्यूल होता है, देखिए फ्यूल तो बहुत सारे होते हैं, जैसे केरोसिन इज ऑल्सो ए फ्यूल। केरोसिन भी एक फ्यूल है, ईंधन है। डीजल भी एक ईंधन है और पेट्रोल भी ईंधन है। लेकिन केरोसिन से हम डीजल को अच्छा मानते हैं और डीजल से पेट्रोल को अच्छा मानते हैं। वो इस वजह से क्योंकि जिस फ्यूल के कार्बन फुटप्रिंट्स जितने ज़्यादा कम होते हैं, कार्बन फुटप्रिंट्स जितने ज़्यादा कम होते हैं और जिसकी प्रोडक्टिविटी जितनी ज़्यादा हाई होती है वो फ्यूल उतना ही अच्छा माना जाता है। पर्यावरण पे जो नकारात्मक प्रभाव है, पर्यावरण पे नकारात्मक प्रभाव कम से कम होने चाहिए और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। वो ईंधन सबसे अच्छा ईंधन होगा। तो बांस को क्यों कच्चा माल के तौर पे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि लिग्नोसेल्यूलोज की, आपको अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, अपने आंसर में वजन लाना है, तो इस तरह के पॉइंट्स आपको लिखने होंगे
कि बांस में लिग्नोसेलुलोज की उच्च मात्रा के कारण बांस से बायोइथेनॉल का निर्माण किया जाता है। दूसरी बात, गैर खाद्य फसल है। अब गैर खाद्य फसल का क्या फर्क पड़ता है? जैसे हमारे खाद्य फसलें होती है, गेहूं, सोयाबीन, मक्का, इनसे भी बनाए जा सकते हैं। जो इथेनॉल है, बायोइथेनॉल है, ये इनसे भी बनाया जा सकता है। लेकिन अगर हम खाने की चीज़ों से इथेनॉल का निर्माण करने लग गए, बायोइथेनॉल का निर्माण करने लग गए, तो हमारे खाद्य पदार्थों की कमी हो सकती है। तो हमें कहीं ना कहीं गैर खाद्य फसलों को विकल्प के रूप में अपनाना पड़ेगा। और बांस, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी मतलब गुणवत्ता भी जिसकी अच्छी है और बहुतायत में उपलब्ध है, तो और लिग्नोसेलुलोज की मात्रा, याद रखिए इस टर्म को, लिग्नोसेलुलोज की मात्रा भी अच्छी है, तो बांस बायोइथेनॉल के लिए उपयुक्त कच्चा माल है। और ये कौन सी पीढ़ी का जैव ईंधन है? ये है दूसरी पीढ़ी का, मतलब सेकंड जनरेशन का। कौन सी पीढ़ी का जैव ईंधन है? ये सेकंड जनरेशन का। अब ये जनरेशन्स क्या होती है? जो बायोफ्यूल होता है उसकी जनरेशन्स क्या होती है? जनरेशन्स देखते हैं। बायोफ्यूल्स की सामान्यतः 4 जनरेशन होती है जो अभी तक वर्तमान में है। पहली जनरेशन होती है जिसमें कि खाद्यान्न फसलें आती है। खाद्यान्न फसलें कैसे? जैसे मक्का हो गई, सोयाबीन हो गया, ताड़ का तेल हो गया, गेहूँ हो गया। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि अगर हम खाद्यान्न फसलों को ही जैव ईंधन के रूप में काम में लेने लगे तो खाद्यान्न की हमारी कमी हो जाएगी। तो इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प लाया गया गैर खाद्य फसलें। गैर खाद्य कौन कौन सी होती है? जैसे कि बांस, लकड़ी, जूट, घास या रतनजोत, करंज, जेट्रोफा, जिनकी राजस्थान में खेती की जा रही है। इनको उगाया जा रहा है ताकि बायोफ्यूल का उत्पादन किया जा सके। लेकिन इनका उत्पादन इतना बड़े स्तर पे, वृहद स्तर पे क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका कारण ये है कि इसकी जो अभी इनके एक्सट्रैक्शन की जो तकनीक है, इनका जो रूपांतरण है गैर खाद्य फसलों का, गैर खाद्य बायोमास का जो रूपांतरण है बायोफ्यूल के अंदर, वो एक महंगी तकनीक और जटिल प्रक्रिया है। इस वजह से अभी ये उतना प्रोडक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए। थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो वो आता है शैवाल और सूक्ष्मजीव से। हमारे शैवाल क्या होते हैं? एल्गेई। और शैवाल से, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के पास ग्रेट बैरियर रीफ है, वो नीलहरी शैवाल का भी आपने नाम सुना होगा। वो सब क्या करते हैं? हमारे CO2 के अवशोषण में काम में आती है, क्योंकि उसका जो आउटर लेयर होती है शैवाल की, वो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। मतलब वो वातावरण से CO2 अवशोषित करती है, जल से CO2 अवशोषित करती है और उसी CO2 का उपयोग अपने कवर को बनाने में करती है कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में। इसलिए वातावरण से CO2 के अवशोषण के लिए, और CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस के अवशोषण से क्या होगा? ग्रीन हाउस गैस के अवशोषण से हमारे जलवायु परिवर्तन को कम करने में हमें मदद मिलती है, पृथ्वी का टेम्परेचर कम होता है। तो शैवाल एक सकारात्मक भूमिका में है इस पर्यावरण में, और हम उन्हीं शैवाल से थर्ड जनरेशन का बायोफ्यूल बना सकते हैं माइक्रो बैक्टीरिया के साथ, सूक्ष्म जीवों के साथ। लेकिन ये तकनीक अभी विकास के दौर में है और महंगी है, ठीक है। इस वजह से शैवाल और सूक्ष्म जीवों का उपयोग उस स्तर पे नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए, जबकि ये और एफिशिएंट है और प्रभावशाली है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो 4G सबसे अच्छा अभी तक हमने देखा थर्ड जनरेशन वाले, जिसमें कि एल्गी और बैक्टीरिया थे। लेकिन एल्गी को अगर हम जेनेटिकली ऐसे मॉडिफाई कर दें कि CO2 को सीधे अवशोषित करके उससे फ्यूल बना दे, CO2 को सीधे अवशोषित करके उससे फ्यूल बना दे, तो कितना अच्छा रहेगा। अगर वो जो CO2 एक्स्ट्रा CO2 हमारे पर्यावरण के अंदर जा रही है, उसी CO2 को सीधा कन्वर्ट करके और फ्यूल में कन्वर्ट कर दे, तो जलवायु परिवर्तन में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। जलवायु परिवर्तन को के शमन में, जलवायु परिवर्तन के जो नकारात्मक प्रभाव आ रहे हैं उनके शमन के लिए ये एक वास्तव में बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। लेकिन ये अभी रिसर्च के दौर में है, ये अभी अनुसंधान के दौर में है और विकासरत है। जब 4G हम आम प्रयोग में आ जाएगा, जब 4G बायोफ्यूल आम प्रयोग में आ जाएगा, तो काफ़ी हद तक हमें पर्यावरण पे सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब
बात आती है कि बायोएथेनॉल होता क्या है। बायोएथेनॉल देखते हैं हम। बायोएथेनॉल के लिए बायोएथेनॉल के जो वर्ड्स हैं इनको हमें टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज बायो एंड सेकंड वन इज एथेनॉल। बायो का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल, जैविक। जो बायोलॉजिकल है, जैविक है, जो प्रकृति से संबंधित है, जैसे कि खाद्य फसलों और कृषि अपशिष्ट, इनसे हमें जो प्राप्त होता है एथेनॉल, वो बायोएथेनॉल कहलाता है। खाद्य फसलों से प्राप्त करेंगे, कृषि अपशिष्ट से प्राप्त करेंगे, खाद्य पदार्थ जैसे कि हमने बात की सोयाबीन से, मक्का से, इनसे प्राप्त करेंगे, या गैर खाद्य पदार्थ से रतन जोत, करंज, जट्रोफा, घास, जूट, इनसे प्राप्त करेंगे। तो ये सब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ही तो हैं। इनसे जो प्राप्त कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? बायोएथेनॉल कहलाएगा। अब एथेनॉल क्या चीज़ है? एथेनॉल कई अक्सर हम न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कि नितिन गडकरी जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने एथेनॉल का बार बार जिक्र आता है। और वर्तमान में तो कई जगह ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि पेट्रोल के अंदर एथेनॉल का मिश्रण गाड़ियों के इंजन को खराब कर रहा है। और परिवहन मंत्रालय के द्वारा बार बार स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि अभी तक हमने 20% का लक्ष्य निर्धारित किया है। हम 20% का जो लक्ष्य है पेट्रोल में ब्लेंडिंग करने का, पेट्रोल में ब्लेंड करने का मतलब पेट्रोल में मिश्रित करने का, 100% या आप यूँ मान लीजिए 100 लीटर पेट्रोल में 20 लीटर एथेनॉल का मिश्रण किया जाएगा। अब उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हमारे पास पेट्रोल का प्रोडक्शन हो नहीं पाता भारत देश में। हम 80% पेट्रोल आयात करते हैं। अगर हम 20% उसमें एथेनॉल मिलाने लग गए तो हमारा जो इम्पोर्ट है वो घट जाएगा और विदेशी मुद्रा की बचत होगी, जिससे कि हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, यहाँ रोजगार जनरेट होंगे, हमारी समृद्धि होगी, हमारा विदेशी मुद्रा बचेगी और हमारा फॉरेक्स रिजर्व वो खाली नहीं होगा। तो बहुत सारे इसके इफेक्ट्स हैं एथेनॉल के। और जितनी भी जो परिचर्चाएं, चर्चा परिचर्चाएं, संदेह जितने भी चल रहे हैं इसके संबंध में कि एथेनॉल से गाड़ियों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है, उसके ऊपर भी जो है बार बार स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल 100% एथेनॉल पे भी गाड़ियां चल रही है, 100% एथेनॉल पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 20% ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल, 20% मिश्रण की बात नहीं कर रहा, 100% शुद्ध रूप से एथेनॉल पे भी गाड़ियां चल रही है, इंजन चल रहे हैं। ठीक है। अब एथेनॉल क्या होता है? एक पारदर्शी रंगहीन तरल होता है। ये लिक्विड होता है जो कि पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें किसी तरह का कोई कलर नहीं होता है। इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल मतलब जैव निम्नीकरणीय है, मतलब ये प्रकृति में इसका डिग्रेडेशन हो जाता है, निम्नीकरणीय है ये। जैसे कि हम निम्नीकरणीय हैं, जैसे कि पेड़ पौधे निम्नीकरणीय हैं, उसी तरह से ये भी जैव बायोडिग्रेडेबल है। प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, प्लास्टिक सालों साल तक गलता नहीं है, खराब नहीं होता है। तो ये हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है, प्लास्टिक खतरा है। लेकिन ये खतरा नहीं है, एथेनॉल खतरा नहीं है। क्यों खतरा नहीं है? क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है। अगर हम बात करें इसकी तो जलने पर CO2 और H2O को उत्पन्न करता है। ये एथेनॉल, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसका दहन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसका दहन होता है तो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। अब ये इक्वेशन जब आप देखते हैं तो आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि जब ये इसका दहन हो रहा है, इंजन में हमने एथेनॉल डाला, एथेनॉल डालने के बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसका दहन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रही है। तो जब यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रही है तो फिर एथेनॉल डालने का फायदा क्या हुआ? रिलेटिवली कम हो रही है। जब आप दूसरे जो फ्यूल्स यूज कर रहे हैं, पेट्रोल यूज कर रहे हैं, डीजल यूज कर रहे हैं, वहां पे भी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, वाहनों से प्रदूषण हो रहा है। लेकिन एथेनॉल ब्लेंडिंग से जो CO2 की मात्रा जो उत्सर्जित हो रही है उसकी मात्रा कम उत्सर्जित हो रही है, इसलिए ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और जैव निम्नीकरणीय भी है। ठीक है। अब देखिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं। जैसे राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 लाई गई है, हमारी भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 लाई गई है। और राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति में मुख्यतः 3 प्रकार बताए गए हैं कि बायोएथेनॉल किस किस से हम उत्पादन कर सकते हैं बायोएथेनॉल का। सबसे पहला जो कि शर्करा युक्त सामग्री से, ऐसी सामग्री जिसमें कि शक्कर होती है। शक्कर किस किस में होती है? नेचुरली कौन से ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं जिनमें कि नेचुरल शक्कर पाई जाती है? गन्ना होता है,
चुकंदर होता है, इनमें होता है। तो गन्ना और चुकंदर जिनमें शक्कर होती है उससे हम बायो एथेनॉल बना सकते हैं। ये सारे स्रोत बताए गए हैं राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में भारत सरकार के द्वारा जो जारी की गई है उसमें। दूसरा है स्टार्च युक्त। स्टार्च युक्त कौन कौन सी सामग्री है? स्टार्च युक्त होती है, किस किस में स्टार्च होता है? स्टार्च का आपने नाम पढ़ा होगा। स्टार्च होता है जैसे आलू में होता है, तो आलू के सड़ने के बाद हम उससे बायो एथेनॉल बना सकते हैं। कसावा उसमें होता है, मक्का उसमें होता है, लुगदी जो उद्योग रहता है उसका अपशिष्ट होता है, उसमें स्टार्च होता है। तो इन सब सामग्री से भी क्या बनाया जा सकता है? स्टार्च युक्त बायोइथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। स्टार्च युक्त सामग्री है इससे बायोइथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, अब याद कीजिए आप, हमने जो देखा था बांस आधारित, क्यों देखा था? बांस को ही कच्चे माल के रूप में क्यों यूज किया था हमने, याद कीजिए। हम जैव ईंधन नीति 2018 में पढ़ रहे हैं। सेल्यूलोज, बांस में हमको क्या मिल रहा है? लिग्नोसेल्यूलोज। क्या मिल रहा है? सेल्यूलोज। लिग्नोसेल्यूलोज या सेल्यूलोज की मात्रा जितनी अधिक रहेगी उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा रहेगी, और इसी वजह से बांस का चयन किया गया है कच्चे माल के रूप में। ठीक है, सेल्यूलोज आधारित सामग्री जिसमें गन्ने की खोई, लकड़ी आधारित अपशिष्ट और सब्जी का कचरा। सेल्यूलोज किसमें रहता है? जैसे कि हमारी सब्जियों का जो कचरा रहता है, गन्ने का जूस निकालने के बाद जो उसका कचरा बचता है, गन्ने की खोई जिसे कहा जाता है, वो लकड़ी आधारित जो अपशिष्ट रहते हैं उनमें सेल्यूलोज की मात्रा बहुत अधिक रहती है। तो सेल्यूलोज की मात्रा जिनमें अधिक रहती है उनसे भी हम बायोएथेनॉल अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। तो मुख्यतः 3 स्रोत बायोएथेनॉल बनाने के राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के अनुसार। पहला है शर्करा युक्त, स्टार्च युक्त और सेल्यूलोज युक्त। इसके बाद देखते हैं कि बायोइथेनॉल के आखिरकार उपयोग क्या क्या है। इसके उपयोग की देखें, मैंने आपको बताया कि जो हमारे परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनका ये स्टेटमेंट है कि मैं 100% एथेनॉल से चलने वाली कार का इस्तेमाल करता हूँ। मतलब इंजन 100% एथेनॉल पे चल रहा है, किसी भी तरह का कोई पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। और 20% भारत सरकार का लक्ष्य है कि हमारे आयात बिल को कम करने के लिए पेट्रोल के साथ 20% तक एथेनॉल का मिश्रण किया जा सके। तो अभी E10 और E20 दो स्टैंडर्ड है, एथेनॉल 10% और एथेनॉल 20%, उन दोनों का मिश्रण पेट्रोल के साथ। इसके अलावा प्लास्टिक का जो विकल्प है बायोप्लास्टिक, वो भी एथेनॉल से निर्माण किया जा सकता है। प्लास्टिक का विकल्प बायोप्लास्टिक, उसका भी निर्माण किया जा सकता है। रसायन और फार्मास्यूटिकल जो उद्योग है उसमें भी एथेनॉल बड़े मात्रा में, बड़े पैमाने पे उपयोग में लिया जाता है। लाभ, आखिरकार एथेनॉल को हम क्यों, बायोएथेनॉल को हम क्यों उपयोग में ले रहे हैं, आखिरकार इसके लाभ क्या हैं? सबसे पहला हम डिस्कस कर लिया कि ये जैव निम्नीकरणीय होता है। दूसरा, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त हो रहा है। नवीकरणीय जैसे रतनजोत, करंज, जेट्रोफा, आपके लकड़ी उद्योग का जो अपशिष्ट है, लुगदी उद्योग का अपशिष्ट है, सब्जियां हैं, स्टार्च है, इन सब चीज़ों पे ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन कम, मैंने आपको समझा दिया कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन कम कैसे हो रहा है। अगर हम एल्गी बेस्ड 3rd जनरेशन 4th जनरेशन के, अगर हम 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन के अगर हम बायोएथेनॉल का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ तो जो एल्गी है, जो शैवाल है, वो डायरेक्ट 4th जनरेशन में तो CO2 को ही कन्वर्ट कर रहा है फ्यूल के अंदर, और 3rd जनरेशन में CO2 का अवशोषण कर रहा है, और आगे की प्रक्रिया में क्या बना रहा है? बायोएथेनॉल बना रहा है। तो ग्रीन हाउस गैस जो CO2 से हमारा तापमान बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसका शमन करने में, ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन को कम करने में हमें सहायता मिलेगी इससे। तीसरा है वायु प्रदूषण कम। अगर ग्रीन हाउस गैसेस CO2 और ये कम होगी तो स्वाभाविक तौर से वायु प्रदूषण कम होगा। देखिए कि भारत सरकार ने और क्या क्या पहल की है इसके लिए, ताकि भारत सरकार की क्या क्या पहल है जिससे कि बायोएथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़े, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और कम से कम लागत में हमारा आयात बिल कम हो। इस तरह की क्या क्या पहल की है? सबसे पहले हमने डिस्कस की बायोएथेनॉल के बारे में, जिसमें 3 सोर्स बताए गए थे। कौन सी नीति में बताए गए थे? राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018। याद रखिए, जितनी पॉलिसीज होती है उनके सन होते हैं, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन जो होते हैं, बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न होते हैं, उनमें पूछे जाते हैं कि जैव ईंधन से संबंधित कौन सी नीति है। अब उसमें पूछ लेंगे आपसे राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति
2016, 17, 18, 19। अब बताइए आप, आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए कि ये 2018 है। तो बोलिए एक बार, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018। इसके अलावा बायो E3 नीति। अब बायो E3 नीति, जब भी इस तरह की बायो E3 नीति, ये थोड़ा वियर्ड सा टर्म है, थोड़ा विचित्र सी ये शब्द है, इसका आपसे एक्सपेंशन पूछा जा सकता है। बायो E3 का जो जो संक्षिप्त में बायो E3 है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, और 4 ऑप्शन दे देगा आपको। बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। बोलिए आप एक बार, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये सीधे जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये सीधे प्रश्न छप सकते हैं आपके पेपर के अंदर। बायो E3 नीति, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तीसरा, भारत में एथेनॉल मिश्रण का जो है रोड मैप तैयार किया जा रहा है। नई नई तकनीकों को चैलेंज दिया जा रहा है, आम जनता से भी जो है सुझाव मांगे जा रहे हैं, कुछ नवाचार किए जा रहे हैं, ताकि नवीन और प्रभावशाली तकनीकों को अपनाया जा सके। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट योजना है जीवन योजना। जीवन योजना, अब ये जो जीवन है, ये हिंदी का जीवन नहीं है। ये जो जीवन है, ये हिंदी का जीवन नहीं है, ये है इंग्लिश का जीवन। जो आपको तो पता ही है, हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में तरह तरह के जो है एब्रीविएशंस यूज होते हैं। और जीवन, जीवन क्या है? जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। बोलिए एक बार, जीवन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जीवन योजना किससे संबंधित है। इसमें भी 2 तरह की चीजें हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल। तो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल से। कौन से जनरेशन बायोफ्यूल से? सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल से। दूसरा पूछा जा सकता है कि ये जो जीवन है, इसका फुल फॉर्म क्या है? जीवन है, इसका फुल फॉर्म क्या है? जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। जैव ईंधन वातावरण अनुकूल, बोलिए मेरे साथ, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। तो कितने सारे क्वेश्चन निकल गए हैं इसमें से। प्रधानमंत्री जीवन योजना में जीवन का फुल फॉर्म, बायो E3 नीति में बायो E3 इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट का फुल फॉर्म, और राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति में कौन कौन से 3 सोर्स दिए गए हैं बायोफ्यूल, बायो एथेनॉल के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान सरकार की कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं, राजस्थान सरकार के कौन कौन से पहल है। सबसे पहला, बायोफ्यूल नीति 2006। बायोफ्यूल जो नीति है, ये कब लाई गई हमारे यहाँ पे? बायोफ्यूल नीति 2018 में तो भारत सरकार के स्तर पे लाई जा रही है। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि रतनजोत, करंज, जेट्रोफा जो सामान्यतः बायोफ्यूल के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो बायोफ्यूल नीति 2006 में लाई गई, जिसमें जेट्रोफा, करंज और बायोडीजल के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जेट्रोफा, करंज और बायोडीजल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 2006 में लाई गई। राजस्थान में कब लाई गई नीति? 2006 में। राजस्थान में नीति कब लाई गई? 2006 में। और बायोफ्यूल प्राधिकरण, बायोफ्यूल अथॉरिटी का यहाँ पे गठन कब किया गया? 2005-6 के अंतर्गत बायोफ्यूल अथॉरिटी, जैव ईंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। देखिए, राजस्थान जैव ईंधन नियम, अभी हाल ही में 2019 में राजस्थान में जैव ईंधन के नियम जारी किए गए हैं। ये सवाल पूछा जा चुका है राजस्थान के प्रतियोगी परीक्षा में। पहली बात, राजस्थान की बायोफ्यूल जो पॉलिसी है वो कब की है? 2006 की। और राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी कब की है? 2018 की। राजस्थान में जो जैव ईंधन नियम लाए गए हैं 2019 के अंदर, राजस्थान में जैव ईंधन नियम कब लाए गए हैं? 2019 के अंदर। और एक नई टर्म जो वापस से, जिसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है मल्टीपल चॉइस में, CBG। CBG क्या है? निम्नांकित में CBG क्या है? कंप्रेस्ड बायोगैस। जैसे CNG आप सुनते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसी तरह से CBG क्या है? कंप्रेस्ड बायोगैस। तो कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए गए हैं, और अजमेर और नागौर में। राजस्थान में कहाँ कहाँ? 2 क्वेश्चन बन सकते हैं इस लाइन से। पहला क्वेश्चन कि CBG की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड बायोगैस। और दूसरी बात, कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे प्रारंभ किए गए हैं? राजस्थान में कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे प्रारंभ किए गए हैं? अजमेर में और नागौर में। अजमेर में और नागौर में। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। और ऐसे ही और समसामयिक मुद्दों को गहनता से समझने के लिए जुड़े रहिए आप दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। धन्यवाद।